हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सब वेल्डिंग के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि आपका यूपीसीईटी, स्लाइट, आईपीयू लीट, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, यूपी आरबी यूएनएल जेई का जो पेपर हो रहा है, सबके लिए आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज के सेशन के माध्यम से हम सब 30 से 35 क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और इसके पहले हमने बहुत सारे वेल्डिंग के, ठीक है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, ठीक है ना, सबके यहाँ पे लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर के विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इस लेक्चर के माध्यम से हम सब वेल्डिंग को अच्छी तरीके से कवर कर देंगे, ठीक है ना। आज के बाद से वेल्डिंग का यहाँ पे लेक्चर नहीं आएगा। वेल्डिंग के बाद जो भी आपका सिलेबस बचेगा उसका यहाँ पे लेक्चर अपलोड किया जाएगा, ठीक है ना। तो चैनल पे बने रहने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। तो आज का सेशन हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं कि पिंच इफेक्ट इन वेल्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस इन द आर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स, सरफेस टेंशन इन द मोल्टेन मेटल। आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वेल्डिंग में पिंच इफेक्ट का रीजन क्या है, रिजल्ट क्या होता है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो विद्युत चुंबकीय जो बल होगा वो आपका वेल्डिंग प्रोसेस में वेल्डिंग करते टाइम पिंच इफेक्ट वही यहाँ पे रिजल्ट देता है, ठीक है ना। जो आपका पिंच इफेक्ट रिजल्ट देता है, रिजल्ट का मतलब क्या होता है, आपका परिणाम। तो पिंच इफेक्ट जो भी आपका रिजल्ट देगा, परिणाम देगा वेल्डिंग में, वो कौन सा देगा, तो विद्युत चुंबकीय बल देगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला जा रहा है कि इन एमआईजी वेल्डिंग अ हाई करेंट द मेटल इज ट्रांसफर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि उच्च करंट एमआईजी वेल्डिंग में धातु निम्न में से किस रूप से अंतरित की जाती है। अंतरित मतलब कि एंटर करना, ठीक है ना। वो आपसे बोल रहा है ए फाइन स्प्रे ऑफ मेटल, मोल्टन ड्रॉप्स, वेल्ड पूल, मॉलिक्यूल्स, यानी कि अणु में, ठीक है ना। देखिए, तो जब भी हम एमआईजी वेल्डिंग में हाई करंट देते हैं तो जो आपका मेटल होता है निम्न में से किसके रूप में अंतरित होता है, तो किसके रूप में अंतरित होगा, अ फाइन स्प्रे ऑफ मेटल, ठीक है ना। अ फाइन स्प्रे ऑफ मेटल का मतलब क्या होता है, जो आपका जो मेटल का स्प्रे का मतलब कि जो आपका फुहारा होता है उसी के रूप में एंटर करता है, अंतरित करता है, ठीक है ना, एमआईजी वेल्डिंग में। समझ गए, जब आप हाई करंट प्रोड्यूस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है कि ऑक्सी एसिटिलीन रिड्यूसिंग फ्लेम इज यूज्ड फाइल कैरिंग आउट ऑफ वेल्डिंग ऑन। यानी कि इनमें से किस पर वेल्डिंग करते समय ऑक्सी एसिटिलीन लघुकारक ज्वाला प्रयुक्त की जाती है, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, ग्रे कास्ट आयरन, एलॉय स्टील। तो इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, तो 139 का यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा आपका सी नंबर, यानी ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है कि द मेन क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर इन आर्क वेल्डिंग इज। यानी कि आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड व्यास के चयन के लिए प्रमुख कसौटी क्या है, प्रमुख कारण क्या है, किसके हम बेस पर आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड व्यास का चयन करते हैं। तो मटेरियल्स टू बी वेल्डेड, थिकनेस ऑफ मटेरियल, वोल्टेज यूज्ड, करंट यूज्ड। तो हम प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से बता चुके हैं कि जब भी हम किसी आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड के व्यास का चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो हम उसके थिकनेस ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है कि टू शीट्स ऑफ सेम मटेरियल्स बट डिफरेंट थिकनेस कैन बी बट वेल्डेड बाई। यानी कि एक समान पदार्थ लेकिन अलग अलग मोटाई की दो चादरों को बट वेल्ड किस प्रकार किया जा सकता है, एडजस्टमेंट ऑफ करेंट, टाइम ड्यूरेशन ऑफ करेंट, प्रेशर अप्लाइड, चेंजिंग द साइज ऑफ वन इलेक्ट्रोड। तो 141 का यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चेंजिंग द साइज ऑफ वन इलेक्ट्रोड। यानी कि एक इलेक्ट्रोड का आकार बदलकर हम क्या कर सकते हैं, एक समान पदार्थ को बट वेल्ड आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, समझ सकते हैं कि द फिनोमेना ऑफ वेल्ड डिके अकर्स इन कास्ट आयरन, ब्रास, ब्रोंज, स्टेनलेस स्टील। यानी कि वेल्ड क्षय की घटना इनमें से किसके द्वारा होती है, मतलब कि किस मटेरियल में होती है। तो फिनोमेना वेल्ड डिके, आपसे बोल रहा है कि वेल्ड क्षय की घटना इनमें से किस मटेरियल में होती है। तो आपके यहाँ पर राइट आंसर कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी, स्टेनलेस स्टील में हम वेल्ड क्षय को हम देखते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार करवा चुके हैं कि ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन द केस ऑफ न्यूट्रल फ्लेम बाय वेट इज।
यानी कि उदासीन ज्वाला में, न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का रेशियो कितना होता है, यही आपको बताना है। तो 143 का यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी 3:1 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए सारे के सारे जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है UPRB यूनियल जेई का जो 2015 में पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या बोला जा रहा है कि द मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड, यानी कि इलेक्ट्रोड कोटिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री को क्या बोलते हैं। बाइंडर बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं, या डीऑक्सीडाइजर बोलते हैं, या फ्लक्स बोलते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, तो उसे हम बोलते हैं फ्लक्स। इलेक्ट्रोड कोटिंग के लिए जो भी हम मटेरियल, जो भी हम सामग्री का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, तो फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस, यानी कि फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस के अंतर्गत कौन सा वेल्डिंग नहीं आती है, यही आपको बताना है। गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, ब्रेजिंग या रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है ना। तो देखिए फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत कौन सी वेल्डिंग नहीं आती है, वो कौन सी वेल्डिंग नहीं आती है, तो 145 के यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ब्रेजिंग। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, इन आर्क वेल्डिंग डीसी रिवर्स पोलरिटी इज यूज टू बियर ग्रेटर एडवांटेज इन, यानी कि आर्क वेल्डिंग में डीसी रिवर्स ध्रुवीकरण का निम्न में से किस में अधिक फायदा है। ओवरहेड वेल्डिंग, फ्लैट वेल्डिंग ऑफ लेफ्ट जॉइंट्स, एज वेल्डिंग, फ्लैट वेल्डिंग ऑफ बट जॉइंट। इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओवरहेड वेल्डिंग, ठीक है ना। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि आर्क वेल्डिंग इज मोर कॉमन, यानी कि आर्क वेल्डिंग मतलब कि कॉमन कब होता है, सबसे अधिक अलग क्यों है, ये आपसे बोल रहा है, सामान्य क्यों है। तो देखिए आर्क ब्लो इज मोर कॉमन, आर्क ब्लो में ज़्यादा सामान्य होता है। कौन सा, AC वेल्डिंग, DC वेल्डिंग विद स्टेट पोलरिटी, DC वेल्डिंग विद बेयर इलेक्ट्रोड्स, AC वेल्डिंग विद बेयर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 147 का यहाँ पर राइट आंसर कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से करवा दिया है और इसका डिटेल्स भी बता दिया हूँ, ठीक है ना, क्यों होता है कि सीधा ध्रुवण के साथ ही डीसी वेल्डिंग का हम आर्क ब्लो में यूज क्यों करते हैं, ज़्यादा सामान्य होता है, ठीक है ना। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है कि इन MIC वेल्डिंग द मेटल इज ट्रांसफर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि MIC वेल्डिंग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है, ठीक है ना। तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में धातु को निम्न में से एक के रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है कि एक फाइन ग्रे ऑफ मेटल मोल्डन ड्राफ्ट्स वेल्ड पुल, अभी मैंने करवाया था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन अभी मैंने करवा दिया प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से। तो ए फाइन स्प्रे ऑफ मेटल वाला यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला जा रहा है कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इज कैटेगराइज्ड इन, यानी कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को वर्गीकृत किया जा सकता है किस में, आर्क वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग में, केमिकल वेल्डिंग में, या रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। तो हम किस में करते हैं, तो हम गैस वेल्डिंग में करते हैं, ठीक है ना। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग जो होती है हम गैस वेल्डिंग के अंतर्गत ही आती है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि एसिटिलीन गैस इज स्टोर्ड इन सिलेंडर इन सॉलिड फॉर्म, गैसियस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म। तो जो भी आपकी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग होती है, एसिटिलीन गैस होती है किसी भी सिलेंडर में हम यूज करते हैं, तो हम किस फॉर्म में यूज करते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में। अब जानते हैं, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि हम किस में करते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है कि वेविंग इन आर्क वेल्डिंग रेफर्स टू, वीविंग क्या होता है आर्क वेल्डिंग में, वेल्डिंग दिशा के समकोण पर इलेक्ट्रोड की तरफ गति करना, या वेल्डिंग की दिशा के साथ इलेक्ट्रोड की तरफ गति करना, या इलेक्ट्रोड को दिया गया स्पाइरल गति होता है, या यहाँ पे स्ट्राइकिंग आर्क की एक तकनीकी होती है। तो 151 का यहाँ पर राइट आंसर कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए कि वेल्डिंग दिशा के समकोण पर इलेक्ट्रोड की तरफ गति करना ही आर्क वेल्डिंग में वीविंग का मतलब होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है कि मेटल डिपॉजिटेड ऑन द वर्क पीस फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड से धातु को कार्यखंड पर भरा जाता है, ठीक है ना। इज फोर्स्ड अक्रॉस द आर्क, फॉल्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वर्क पीस ड्यू टू द पॉजिटिव पोलरिटी ऑफ द वर्क पीस। फोर्थ ऑप्शन है आपका
कि इज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द वर्क पीस ड्यू टू द निगेटिव पोलरिटी ऑफ द वर्क पीस। तो मैंने करवाया यही वाला क्वेश्चन कि 152 का यहाँ पर राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्व कारण जो गिरता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड से जो धातु के कार्यखंड पर भरा जाता है वो किसके वजह से गिर जाता है? तो फॉल्स बिकॉज द ग्रेविटी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टील रेल्स आर वेल्डेड बाई, यानी कि स्टील रेल्स का मतलब कि स्टील की जो पटरी होती है किसके थ्रू, किस गैस में यहाँ पे हम वेल्ड करते हैं? गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्गन आर्क वेल्डिंग। तो यहाँ पे थर्मिट वेल्डिंग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा सही होगा कि वेल्ड स्पैटर इज वेल्डिंग डिफेक्ट ड्यू टू लैक ऑफ फ्लक्स, हाई वेल्डिंग करंट, हाई वेल्डिंग स्पीड, डर्टी मेटल सरफेस। तो वेल्डिंग डिफेक्ट, वेल्डिंग दोष, वेल्ड स्पैटर्स किसके वजह से होता है, किसके कारण से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाई वेल्डिंग करंट की वजह से होता है। अब देखिए क्यों होता है, तो देखिए मैंने यहाँ पे 3-4 कारण यहाँ पे समझ लीजिए, बस आपको 3-4 ही कारण समझना है कि वेल्डिंग सतह का ठीक प्रकार साफ न होना, लंबी आर्क का यूज करना, अधिक वोल्टेज या अधिक करंट का हो जाना, या फ्लक्स में नमी का रह जाना, या गलत पोलरिटी का यूज करना, निगेटिव या पॉजिटिव पोलरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे छठवां यहाँ पर रीजन है कि आर्क ब्लो के कारण ये आर्क कंट्रोल करना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। तो अगला आपका ये क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग आइज नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट। आर्क वेल्डिंग के समय किसके विरुद्ध आंख की सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होती है? इंटेंस ग्लेयर, माइक्रोवेव, हाई फ्रीक्वेंसी वेव, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। तो बहुत से बच्चे जानते हो कि बहुत से यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे बहुत सी आसान क्वेश्चन आ चुका है। तो 155 के यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड जो रेडिएशन निकलती है उन्हीं से हमको बचाने के लिए हम आंखों पर प्रोटेक्शन देते हैं, चश्मा वगैरह, यहाँ पे ग्लास वगैरह यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ चुका। इन ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग फॉर कंप्लीट कंबशन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ एसिटिलीन इज 1, 1.5, 2, 2.5। तो कितना आवश्यकता होती है ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग में, ठीक है ना। तो यहाँ पे 156 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, 2.5, ठीक है। यहाँ पे इसका यहाँ पे मतलब कि रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग में, ठीक है ना, जब यहाँ पे पूर्ण दहन होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है कि ऑक्सी एसिटिलीन रिड्यूसिंग फ्लेम इज यूज्ड व्हाइल कैरिंग आउट द वेल्डिंग ऑन माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, ग्रे कास्ट आयरन, एलॉय स्टील। तभी मैंने बताया कि ऑक्सी एसिटिलीन रिड्यूसिंग फ्लेम का यूज हम तब करते हैं जब हम हाई स्पीड मतलब कि हाई करंट, हाई कार्बन स्टील का हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि आर्क स्टेबिलिटी इज बेटर विथ AC वेल्डिंग, DC वेल्डिंग, बोथ AC एंड DC वेल्डिंग, स्पेशली डिजाइंड वेव फॉर्म्स। तो आर्क वेल्डिंग कब ज़्यादा स्टेबल मतलब कि बेहतर प्रदान करता है स्थिरता, ठीक है ना, यही आपको बताना है। तो 158 के यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जब हम DC वेल्डिंग करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि द एसिटिलीन सिलेंडर इज फिल्ड विद मटेरियल सैचुरेटेड विद, कि एसिटिलीन सिलेंडर एक ऐसे तत्व से भरा होता है जो संतृप्त होता है। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एसीटोन, एसिटिलीन। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा? 159 का। तो 159 का ऑप्शन नंबर सी बनेगा, एसीटोन। कि जब भी हम एसिटिलीन सिलेंडर में मतलब कि एसीटोन भरते हैं तो सैचुरेटेड हो जाता है, ठीक है ना, संतृप्त हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 160 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि फॉर गैस वेल्डिंग द प्रेशर डिजायर्ड एट द वेल्डिंग टॉर्च फॉर ऑक्सीजन इज, यानी कि गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन के लिए वेल्डिंग टॉर्च पर वांछित प्रेशर कितना होता है, कितना प्रेशर लगाते हैं? तो 70 से लेकर के 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि द इन स्ट्रेट पोलरिटी वेल्डिंग, यानी कि सरल पोलरिटी वेल्डिंग में क्या होता है, ठीक है ना। ऑप्शन बताना है कि इलेक्ट्रोड होल्डर को ऋणात्मक तथा कार्य को धनात्मक जोड़ा जाता है, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन मैंने कई बार करवा चुका है, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रोड होल्डर को धनात्मक और कार्य को यहाँ पे ऋणात्मक जोड़ा जाता है, या कार्य को धनात्मक होल्डर को मतलब कि अर्थिंग कर दिया जाता है, ठीक है ना।
चौथा ऑप्शन ये है कि होल्डर को धनात्मक और यहाँ पे कार्य को अर्थिंग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो पहला होगा वो सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोड होल्डर को हम, इलेक्ट्रोड का जो होल्डर होगा, ये आपका जो इलेक्ट्रोड होता है कंज्यूमेबल हो सकता है या नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है ना, दो टाइप के। तो एक तो इसको हम जोड़ेंगे किसको, तो इसको हम निगेटिव से जोड़ देंगे, और जो आपका वर्क पीस होगा जिसको हम वेल्डिंग करना होता है उसको हम जोड़ेंगे किसको, पॉजिटिव से, ठीक है ना। तो आपका ये स्टेट पोलैरिटी कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि इन संबर्ज आर्क वेल्डिंग आर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन ए, यानी कि संबर्ज आर्क वेल्डिंग में आर्क के बीच उत्पन्न किया जाता है कौन कौन सा, तो कार्बन इलेक्ट्रोड और कार्य, धातु इलेक्ट्रोड और कार्य, नंगा धातु इलेक्ट्रोड और कार्य, दो टंगस्टन इलेक्ट्रोड और कार्य। तो 162 के यहाँ पर राइट आंसर कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी, नंगा धातु इलेक्ट्रोड और वर्कपीस को हम संबर्ज आर्क वेल्डिंग में हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि वेल्डिंग मतलब कि वेल्ड स्पैटर क्या है, एक फ्लक्स, गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाने वाला एक फिलर पदार्थ, सोल्डरिंग में उपयोग किया जाने वाला एक फिलर पदार्थ, एक वेल्डिंग दोष है, एक वेल्डिंग डिफेक्ट है। तो ये आपको बताना है। 163 के यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बनेगा। ये वेल्ड स्पैटर क्या होता है, तो एक वेल्डिंग डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि टीआईजी वेल्डिंग स्टैंड्स फॉर, यानी कि टीआईजी वेल्डिंग को कहा जाता है टेम्परेचर इंसुलेटेड गैस वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, थर्मली इंड्यूस्ड गैस वेल्डिंग, टंगस्टन इंसुलेटेड गैस वेल्डिंग। तो मैंने टीआईजी वेल्डिंग का फुल फॉर्म बहुत बार बताया है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग सही हो जाएगा, ठीक है ना। टीआईजी का फुल फॉर्म होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि स्पॉट वेल्डिंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, यानी कि स्पॉट वेल्डिंग फॉल्स, यानी कि स्पॉट वेल्डिंग किस कैटेगरी में आती है, फ्यूजन वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है ना। और इसकी यहाँ पे विशेषता देख सकते हैं कि स्पॉट वेल्डिंग की कौन कौन सी विशेषता होती है। इसमें हाई करंट यूज किया जाता है, प्रेशर यहाँ पे स्पार्क के द्वारा बनता है, ठीक है ना। दो सीटों के अंतरफल के बीच में हम हवा के गैप की उपस्थिति के कारण हम इसमें मतलब कि हाई रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हम तब यूज करते हैं जब हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि इन एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कौन किससे अधिक होता है, यही आपको बताना है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसों के समान अनुपात होता है, एसिटिलीन गैस की तुलना में ऑक्सीजन गैस का अनुपात अधिक होता है, या एसिटिलीन गैस की तुलना में ऑक्सीजन का अनुपात कम होता है, या चौथा ऑप्शन ये है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का उत्पादन महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए बहुत बार ये बता चुके हैं कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा कि ऑक्सीजन गैस की तुलना में जो आपका ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस की जो होगी वो आपकी ऑक्सीजन गैस की तुलना में अधिक हो जाएगी, ठीक है ना। इसका मैंने रेशियो भी बता चुका है, 3 टाइप की यहाँ पे फ्लेम होती है, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग, न्यूट्रल और यहाँ पे एक और होती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि इन ज्वाइनिंग ब्रास मेटल बाय गैस वेल्डिंग द फ्लेम एडजस्टमेंट शुड लाई सच द फ्लेम इज, यानी कि पीतल की धातुओं को गैस वेल्डिंग द्वारा जोड़ने के लिए प्रक्रिया में लौ का संयोजन इस प्रकार से किया जाता है कि लौ एक रिड्यूसिंग वन, यानी कि एक अपचायक की भांति काम करे, अक्षीकारक रूप में काम करे, या एक न्यूट्रल की तरह काम करे, या इसमें से कोई नहीं, ठीक है ना। चूँकि पीतल केवल आर्क प्रक्रिया के द्वारा जोड़ा जा सकता है, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा। जब भी हम पीतल की धातु को गैस वेल्डिंग के द्वारा जोड़ते हैं तो जो आपका लौ होता है वो एक क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के थ्रू काम करता है, ठीक है ना, बिहेव करता है। चलिए 168 के यहाँ पे देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ वेल्डिंग, इनमें से कौन सा वेल्डिंग का टाइप नहीं है, आर्क, एसी आर्क वेल्डिंग, डीसी आर्क वेल्डिंग, MIG, ऑल ऑफ दिस आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग। तो जितने भी यहाँ पे टाइप की वेल्डिंग दी गई है सारे के सारे यहाँ पे अलग अलग टाइप की वेल्डिंग दी गई है। एसी आर्क वेल्डिंग अलग होती है, डीसी आर्क वेल्डिंग अलग हो जाती है, और यहाँ पे मेटल इनर गैस वेल्डिंग भी अलग हो जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि इंश्योर करेक्ट ज्वाइंट प्रिपरेशन, करेक्ट नोजल साइज एंड फिलर रॉड साइज एंड करेक्ट ट्रेवल स्पीड वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी कि सही जोड़ पेनिट्रेशन, सही नोजल साइज, फिलर रॉड साइज, सही चली गति को निश्चित किया जाता है। यह बात किस पर डिपेंड करता है, गैस वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग में, थर्मल वेल्डिंग में, सीम वेल्डिंग में। तो हम आर्क वेल्डिंग में हम इतनी चीज़ों को ध्यानपूर्वक रखते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए
अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है कि स्पार्ट वेल्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेल्डिंग। स्पार्ट वेल्डिंग किस वेल्डिंग का एग्जांपल है? गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टीआईजी वेल्डिंग। तो जो भी आपके स्पार्ट गैस वेल्डिंग बनती है वो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस गैस वेल्डिंग का यहाँ पे एग्जाम्पल बन सकती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन संबस्ट आर्क वेल्डिंग द आर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन। आर्क संबस्ट आर्क वेल्डिंग में आर्क किसके किसके बीच प्रोड्यूस किया जाता है? यानी कि नंगा धातु इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड और यहाँ पे वर्कपीस के बीच, कार्बन इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच, एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड, ठीक है ना। यानी किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रोड के हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए संबस्ट आर्क वेल्डिंग में हम किसका यूज करते हैं? तो 171 के यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला, ठीक है, ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ए बेयर मेटल इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस, पिछले मैंने करवाया था अभी क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि फिलर मेटल इन इज यूज्ड इन, यानी कि फिलर मेटल किसमें यूज किया जाता है? सीम वेल्डिंग में, स्पार्ट वेल्डिंग में, प्रोजेक्शन वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग में। तो फिलर मेटल कहाँ पे यूज किया जाता है? तो गैस वेल्डिंग में हम फिलर मेटल का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि फॉर वेल्डिंग प्रोसेस विच इज नॉट करेक्ट। वेल्डिंग प्रोसेस में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, यही आपको बताना है। कि वेल्डिंग साइज इलेक्ट्रोड फेस के संपर्क क्षेत्रफल पर आधारित है, डिपेंड है। फ्यूजन पॉइंट तक तापमान को बढ़ाया जा सके ताकि धातु फ्यूजन होगा। थर्ड ऑप्शन आपका ये है कि दाब वेल्डिंग में प्रत्यास्थ अवस्था के अंत में धातु का टुकड़ा जुड़ा रहता है। फोर्थ ऑप्शन है ऊष्मा स्रोत के लिए गैस वेल्डिंग में गैस का ज्वाला हम यूज करते हैं। तो देखिए जब हम वेल्डिंग प्रोसेस करते हैं तो उस टाइम यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को देखिए। सबसे पहले जो आपका फ्यूजन पॉइंट होता है, फ्यूजन पॉइंट तक हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं जब आपका यहाँ पे धातु फ्यूज होगा, ठीक है ना। मेटल को हम फ्यूज करेंगे। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन इस वीडियो का सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन? इन ओवरहेड वेल्डिंग पोजिशन विच इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ओवरहेड वेल्डिंग पोजिशन के लिए कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। कि वर्कपीस लाइज दैट वेल्डिंग इज डन फ्रॉम अपर साइड ऑफ ज्वाइंट, वेल्डिंग इज परफॉर्म्ड फ्रॉम द अंडर साइड ऑफ द ज्वाइंट, द पोजिशन ऑफ इज मस्ट सिंपल ऑपरेशन एज कंपेयर्ड अ फ्लैट पोजिशन, मोस्ट सुटेबल फॉर संबस्ट आर्क प्रोसेस। ओवरहेड वेल्डिंग पोजिशन के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे समतल स्थिति के लिए तुलना में पोजीशन अधिक हम आसानी तरीके से ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।